प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बजट का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। हमने देखा कि 7-8 माह पूर्व ही वित्त वर्ष शुरू होने के बजट का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों को एक प्रपत्र और एक परिपत्र यानी सर्कुलर और फॉर्मेट भेजता है और सभी मंत्रालय अपने अपने अधीन आने वाले कार्यालयों को वो प्रपत्र भेज देते हैं। प्रपत्र में आगामी वर्ष में किए जाने वाले खर्च और प्राप्त होने वाली आय का विवरण भर के देना होता है। फिर वित्त मंत्रालय के पास जब वो आ जाता है तो वित्त मंत्रालय उसको संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व माफ़ कीजिए, सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद में उस पर डिस्कस होता है। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद संसद में उसको प्रस्तुत करने से पूर्व 2 भागों में बांट देता है। एक भाग होता है वार्षिक वित्तीय विवरण और दूसरा होता है अनुदान मांगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब बजट को संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, तो फिर उसके ऊपर संसद किस प्रकार से ट्रीट करती है वो सभी चीज़ें देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हमें अच्छे से देखना है। तो शुरू करते हैं। बजट की संसद से स्वीकृति व अनुमोदन। बजट के संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया निम्नांकित बिंदुओं से स्पष्ट की जा सकती है। देखिए, पहला है बजट का संसद में प्रस्तुतिकरण। वित्त मंत्री बजट संसद में प्रस्तुत करता है और किस प्रकार से प्रस्तुत करता है वो समझे। वित्त मंत्री द्वारा इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वित्त विधेयक है, इसलिए इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब तक यह फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाता रहा है। यानी फरवरी माह का जो लास्ट वर्किंग डे होता है उसको सुबह 11 बजे वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। लेकिन वर्ष 2020-21 इस साल हमने देखा कि 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था बजट। 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री बजट भाषण देता है, यानी वो बजट का संक्षिप्त परिचय होता है जो वित्त मंत्री बोलता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती है जो देखिए, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण होता है। आर्थिक सर्वेक्षण का अर्थ है कि पिछला जो वर्ष बीता उसमें कितने खर्च हुए और कितनी प्राप्तियां हुई उसका ब्यौरा है। कार्यक्रमों का विवरण है। वित्त मंत्री महत्वपूर्ण जितने कार्यक्रम हैं उनका विवरण देता है और साथ ही साथ कर प्रस्ताव। कर प्रस्ताव का अर्थ है कि आगामी वर्ष में जो कर लगाए जाने हैं उससे संबंधित विवरण या प्रस्ताव होते हैं। तो बजट भाषण के साथ निम्नांकित दस्तावेज होते हैं। ये देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट के स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और अनुच्छेद 112 में क्या है, इसमें आगामी वित्त वर्ष के भारत सरकार के आय व्ययों का अनुमान होता है। बजट की भी यही परिभाषा है। तो ये बजट नाम के स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण, आगामी वर्ष में सरकार को कितनी आय प्राप्त हो सकती है और उसके खर्च कितने अनुमानित है उसका विवरण होता है। दूसरा होता है अनुदान मांगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था 2 भागों में बांटता है। अनुदान मांगों को अनुच्छेद 113 में विवरण है कि प्रत्येक मंत्रालय की निजी मांगे और उनका सारांश का विवरण जो संचित निधि में से व्यय की जाएगी। यानी हर मंत्रालय का कितना खर्च है। निजी मांग का अर्थ है कि वो कितना खर्च करना चाहता है अगले वर्ष में, उसका विवरण है, उसका सारांश है। सारा का सारा खर्च जो है संचित निधि में से किया जाता है। संचित निधि वह निधि है, ये एक प्रकार से सरकार का खजाना या तिजोरी है जिसमें सरकार की समस्त प्राप्तियां जमा होती है और इसी में से समस्त खर्चे भारत सरकार के किए जाते हैं। तो संचित निधि एक कोष है भारत सरकार का। 3 प्रकार की निधियों का विवरण दिया गया है: संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा। तो संचित निधि में सरकार की सारी आय जमा होती है, उसी में से खर्च किया जाता है। और जहाँ तक बात है आकस्मिक निधि, आकस्मिक खर्च के लिए यह निधि बनाई गई है
तीसरी है लोक लेखा, इसमें वो धनराशियाँ जमा होती है जो धरोहर के रूप में सरकार को प्राप्त होती है, तो उनके बारे में हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि संचित निधि से जितना भी खर्च किया जाना है वो सब की सब प्रत्येक मंत्रालय की इंडिविजुअल मांग, निजी मांग जो है वो अनुदान मांगे कहलाती है, और अनुच्छेद 113 में उनका विवरण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। इसका मतलब क्या है? नए कर लगाने के प्रस्ताव और विद्यमान करों की दरें और संरचना में परिवर्तन करने का प्रस्ताव। यानी जो नए कर लगाए जाने हैं, आगामी वर्ष में जो भी कर लगाए जाने हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, उनके जो प्रस्ताव होते हैं वो शामिल किए जाते हैं वित्त विधेयक में। और कुछ अन्य चीज़ें भी होती है, जैसे बजट से प्राप्तियाँ, बजट व्यय, बजट का सार, ये शॉर्ट में जो है सारांश रूप में इसको वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। बजट भाषण के तुरंत बाद उसकी एक प्रति राज्यसभा के पटल पे भी रखी जाती है। ये महत्वपूर्ण है। इधर बजट भाषण समाप्त हुआ, उधर एक प्रति राज्यसभा के पटल पे भी प्रस्तुत कर दी जाती है। बजट प्रस्तुतिकरण के बाद सदन यानी लोकसभा स्थगित हो जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया, स्थगित हो जाता है। किसी प्रकार की चर्चा इत्यादि उस पर नहीं होती है। इस दिन बजट पर किसी प्रकार की चर्चा या बहस नहीं होती है। ये कुछ समय दिया जाता है सदस्यों को बजट का अवलोकन और अध्ययन करने के लिए, तो इसलिए उसको स्थगित कर दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद वापस देखिए बैठती है संसद। कैसे होता है? लोकसभा वापस बैठती है, तो बजट पर दूसरा पॉइंट है, बजट पर आम बहस या सामान्य चर्चा। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। बजट प्रस्तुतिकरण के 1-2 दिन बाद दोनों सदनों में बजट के प्रावधानों, उसकी नीतियों और पूर्व के खर्चों पर आम बहस होती है, जिसे प्राय 3 से 5 दिन का समय लगता है। तो अब अगला पॉइंट है, पहला हुआ प्रस्तुत कर दिया, भाषण दे दिया और सदन स्थगित हो गया। अब है कुछ समय बाद वापस सदन बैठता है और 3 से 5 दिन तक बजट के ऊपर जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन किन चीज़ों को होता है? बजट के प्रावधानों को लेकर, बजट में जो नीतियां हैं, बजट के पीछे जो नीतियां निहित है और जो खर्च किए जाने हैं, उन सब पे एक जनरल डिस्कशन होता है। इंडिविजुअल नहीं होता है। इंडिविजुअल का अर्थ है किसी विभाग विशेष की खर्च पे डिस्कशन नहीं होता है, बल्कि पूरे बजट पे, ओवरऑल बजट कैसा है इस पे डिस्कशन होता है। इस दौरान न तो कोई प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव का अर्थ है कि विपक्ष की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि इस खर्च को कम कीजिए या इस कर को कम कीजिए, ये भी नहीं होता है। और न ही वोटिंग होती है। जब प्रस्ताव ही नहीं आएगा तो वोटिंग का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। तो इसका उद्देश्य है बजट को जनमत की प्रतिक्रियाओं के लिए खोलना, ताकि लोगों को पता चल सके बजट प्रस्तुत हो गया है और लोगों को ये पता चल सके कि बजट में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या कमियां हैं इत्यादि से जनमत जो है लोगों को अवगत कराना। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके उपरांत है बजट की जो मांगे हैं उनके ऊपर देखिए किस प्रकार से डिस्कशन होता है। तो हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, अनुदान मांगों पर बहस और मतदान। अब बारी आती है अनुदान मांग, हर एक विभाग की निजी मांग। हम परिभाषा में देख चुके हैं। तो हर विभाग की जो निजी मांग है, हर विभाग का जो निजी खर्च प्रस्तावित है, उसके ऊपर चर्चा है। तो अब प्रत्येक विभाग की अनुदान मांगों पर बहस और फिर लोकसभा में उस पर मतदान होता है, और इसके लिए प्राय 26 दिन की अवधि तय की गई है। देखिए, सामान्य बहस के लिए 3 से 5 दिन था और इसके लिए 26 डेज, 26 दिन की अवधि तय की गई है। और इस दौरान 103 मांगे लोक विभागों की, 32 मांगे रेलवे की और 6 मांगे रक्षा से संबंधित, कुल मिला के 141 अनुदान मांगे। यानी ये जो हम समझे कि इंडिविजुअल जो खर्च है विभागों का वो 141 है। यानी उसमें 141 किस प्रकार से हुआ कि 103 तो जो आम विभाग है उनका, 32 है रेलवे की अकेले की। पहले रेलवे का बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब रेलवे का बजट जो है आम बजट के साथ ही मिक्स करके प्रस्तुत किया जाता है। तो रेलवे की मांगे 6 मांगे जो है डिफेंस की है। रक्षा विभाग की जो मांगे हैं वो 6 है,
32 रेलवे की, और जितने भी शेष विभाग बचे उन सब की 103 मांगे, और कुल मिला के 141 मांगे हैं। यानी खर्च की मांग है ये, यूँ समझिए। अनुदान मांगों पर बहस और लोकसभा में फिर उस पर मतदान होता है। और इस चरण से संबंधित कुछ उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार है, ये देखिएगा। राज्यसभा में अनुदान मांगों पर केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं। ये बिल्कुल क्लियर है। ये धन विधेयक है और धन विधेयकों पर राज्यसभा में केवल चर्चा ही हो सकती है, मतदान करने का राज्यसभा को अधिकार नहीं है। मतदान केवल अनुदान मांगों के वोटेड भाग पर ही होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप एक बार फिर देख लिए। चार्ज्ड भाग पे नहीं। अनुदान मांग के भी दो भाग हैं। एक अनुदान मांग में कुछ ऐसे खर्च हैं जिनके ऊपर संविधान में प्रावधान किया गया है कि इनके ऊपर केवल चर्चा होगी, मतदान नहीं होगा। यानी ये बिना मतदान के ही खर्च करने की अनुमति संबंधित विभाग को मिल जाएगी। और कुछ ऐसे खर्च हैं जिनके लिए मतदान होने के बाद ही उसको खर्च करने की अनुमति प्राप्त होगी। तो चार्ज्ड भाग जो भी होता है, प्रभारित भाग, उसके ऊपर किसी प्रकार का मतदान नहीं होता है, केवल जो वोटेड भाग है उसके ऊपर ही होता है। इस दौरान संसद सदस्य किसी अनुदान मांग को घटाने के लिए कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब अनुदान मांगे जो हैं, उन अनुदान मांगों में कमी करने के प्रस्ताव विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए जा सकते हैं। ये 3 प्रकार के प्रस्ताव हैं। एक तो नीतिगत प्रस्ताव, एक सांकेतिक कटौती प्रस्ताव और एक मितव्ययता संबंधी कटौती प्रस्ताव। किसी अन्य वीडियो में हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, आप फिलहाल इनका नाम याद रखें। नीतिगत कटौती प्रस्ताव जो होता है वो सरकार, उस अनुदान मांगों के पीछे सरकार की क्या नीति है उससे असहमति जताने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव जो है 1 रुपये की कटौती करने का कहा जाता है, और मितव्ययता संबंधी जो है कटौती प्रस्ताव में राशि तय नहीं है। तो ये कुल मिला के कटौती प्रस्ताव ऐसे प्रस्ताव हैं कि ये एक प्रकार से जनता का ध्यान उस ओर आकृष्ट कराने के लिए लाए जाते हैं। ये प्रस्ताव कई बार पारित नहीं होते हैं क्योंकि सरकार का जो है सदन में, लोकसभा में बहुमत होता है और विपक्षी सदस्य ये प्रस्ताव लाते हैं तो पारित नहीं हो पाते हैं। और कई बार सरकार इनको मान भी लेती है ताकि सदन की जो भावना है उसका आदर किया जा सके। तो ये 3 कटौती प्रस्ताव आते हैं। कुल मिला के इनका उद्देश्य है कि जो खर्च किया जा रहा है उसमें थोड़ी कमी की जाए। वास्तव में ये कटौती प्रस्ताव केवल औपचारिकता है, क्योंकि सरकार का बहुमत होने से वह बजट को ज्यों का त्यों पारित करवा लेती है। लेकिन कभी कभी सदन की भावनाओं का ध्यान रखकर सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार कर भी लेती है। तो ये जो है औपचारिकता मात्र है, केवल प्रतीकात्मक है ये। उसके बाद देखिए 26 दिनों का इसमें समय तय है। 26वें दिन शाम 5 बजे मतदान का कार्य शुरू हो जाता है। तो अब 141 अनुदान मांगे हैं। 26 दिनों में इन सब पर बहस या चर्चा नहीं हो पाती। इस कारण से क्या होता है कि 26वें दिन बिना बहस के ही कई अनुदान मांगों पर मतदान हो जाता है, उन पर बहस ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि समय कम है, तो कुछ ही मांगों पर जो है बहस हो पाती है। इन 26 दिनों पे सभी अनुदान मांगों यानी 141 पे नहीं हो पाती है। तो फिर क्या किया जाता है, जो देखिए, अतः ऐसी अनुदान मांगे जिन पर समयाभाव के कारण बहस नहीं हो सकी है को भी मतदान द्वारा पारित कर दिया जाता है, और इसको गिलोटिन कहते हैं। यानी 26वें दिन बिना बहस के ही कुछ अनुदान मांगों को पारित कर देना गिलोटिन कहलाता है, क्योंकि समय इतना नहीं मिला, इस वजह से इन पे बहस नहीं हो पाती है। आगे देखिए, इस समस्या से यानी कि अनुदान मांगों पर बहस नहीं हो पाती है, मुक्ति पाने के लिए 1993 से एक समिति व्यवस्था स्टार्ट की गई है। क्या की गई है? जिसमें 17 विभागीय स्थायी समितियां बनाई गई है। जितने विभाग हैं, जो विभाग हैं सरकार के, उनकी समितियां बना दी गई है
जिनकी संख्या 2004 में फिर बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 24। विभागों की समितियां बनाई गई है। विभागों की समितियां क्या करती है, जो देखिए आगे, प्रत्येक समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। 16 समितियों के अध्यक्ष लोकसभा से और 8 समितियों के अध्यक्ष राज्यसभा से होते हैं। ये विभागीय समितियां बनाई गई है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाने योग्य प्रश्न है। 17 थी 1993 में, फिर 2004 में बढ़ाकर 24 कर दी गई। इन विभागीय समितियों में क्या होता है कि बजट को पहले भेज दिया जाता है। आम बहस के जस्ट बाद बजट को इनमें भेज दिया। आम बहस के बाद 2 से 3 सप्ताह का अवकाश हो जाता है, यानी अनुदान मांगों पर बहस और आम बहस के बीच में 2 से 3 सप्ताह सदन स्थगित हो जाता है। और इस दौरान ये समितियां विभिन्न विभागों या मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विचार विमर्श कर उन पर सदनों को रिपोर्ट बनाकर देती है। तो ये क्या है कि एक प्रकार से डिस्कशन का कार्य जो 26 दिनों में नहीं हो पाता था, उसका एक समाधान निकाला गया है कि आम बहस और अनुदान मांगों पर डिस्कशन के बीच की अवधि जो 2 से 3 सप्ताह होती है और इस दौरान सदन स्थगित रहता है, इस दौरान ये समितियां उन पर डिस्कस कर लेती है और फिर रिपोर्ट बना के संसद में इसको प्रस्तुत कर देती है। तो इस पे क्या है कि फिर मैन मुद्दों पे ही मैन जो इसके पॉइंट्स है उस पर ही डिबेट करनी होती है, इसलिए सभी पर एक प्रकार से डिबेट हो जाती है। तो ये एक समाधान निकाला गया है ताकि अधिक विचार विमर्श संसद को न करना पड़े। अब आगे देखिए लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। अब क्या होता है, 26 दिन ये लगते हैं, 2-3 सप्ताह का अवकाश हो जाता है और 3 दिन आपके आम बहस के लगते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो है बजट जो पारित होते होते मई का महीना आ जाता है, जून का महीना आ जाता है। तो ऐसी दशा में चूंकि 1 अप्रैल से ही कार्य तो चालू हो जाता है वित्त वर्ष का, और मान लीजिए बजट पारित होता है आपके मई माह में, मई मध्य में, तो अब ये जो 1.5 माह है, इस दौरान सरकार के विभिन्न विभाग खर्च कहाँ से करेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। यानी आपका जो है खर्च करने का कार्य तो शुरू हो गया 1 अप्रैल को ही, लेकिन आपको पैसा मिल रहा है मान लीजिए 15 मई को, 20 मई को, क्योंकि बजट पारित होते होते इतना समय लग जाता है। तो फिर क्या किया जाए, तो उसका एक जो है तरीका है वो लेखानुदान। लेखानुदान में क्या होगा कि एडवांस ही सरकार के विभागों को धन आवंटित कर दिया जाता है, कुछ धन, पूरा नहीं, सारा का सारा नहीं, कुछ धन। तो अनुच्छेद 116(1) में इसका प्रावधान है, अनुदान मांगों, विनियोग विधेयक, आगे देखेंगे हम विनियोग विधेयक, और वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो कर से संबंधित था, पर बहस व मतदान होकर पारित होने में काफ़ी समय लगता है, जबकि नया वित्त वर्ष कब शुरू हो जाता है, 1 अप्रैल को। अतः आगामी वित्त वर्ष के प्रथम 2 माह के लिए व्यवस्था करने के लिए लोकसभा अनुदान मांगों का 1/6 भाग के बराबर अग्रिम अनुदान स्वीकार कर देती है, ताकि सरकार अपना काम का चला सके। तो बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए किसी अनुदान मांग में 1200 करोड़ रुपए मांगे गए हैं मान लीजिए, तो 1200 करोड़ का 1/6 बराबर जो है 200 करोड़ रुपए। तो 200 करोड़ रुपए आपको एडवांस ही सैंक्शन कर दिए जाते हैं, ताकि आप अपना जो 1 अप्रैल से ये 15-20 मई तक बजट पारित होने का जो समय है, तब तक आप अपना खर्च चला सके। इसी को कहते हैं लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट। तो ये कुल मिला के विभागों को एडवांस अनुदान मांग की स्वीकृति है 2 महीने के लिए। 12 महीने का जो है कुल अनुदान मांग है, उसका 2 महीने का भाग होता है 1/6। तो इस प्रकार से आगे देखिए, अगला पॉइंट है विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, और अनुच्छेद 114 में इसका वर्णन है। ये क्या होगा, ये सभी अनुदान मांगों को, देखिए सभी अनुदान मांगों को संयुक्त करके एक विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब अलग अलग अनुदान मांगे 26 दिनों तक विचार विमर्श हुआ, अब सभी अनुदान मांगों को वापस एक जगह करके कुल खर्च जो है सभी विभागों का, उसको प्रस्तुत किया है लोकसभा में,
क्योंकि भारत की संचित निधि में से कोई भी धन बिना कानून द्वारा नहीं निकाला जा सकता। तो लोकसभा में इस पर विचार होने व पारित होने के बाद इस विनियोजन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करके राज्यसभा को भिजवाता है। ये महत्वपूर्ण है। लोकसभा में सभी अनुदान मांगों को एकत्र करके विनियोग विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में इस पर बहस होती है और उसके बाद ये पारित हो जाता है। जब पारित हो जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष इसको धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करके लोकसभा से राज्यसभा को भेजता है। ये महत्वपूर्ण है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसे प्रमाणित करने का जो अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास ही है। ये एक उल्लेखनीय बात है, आप सभी जानते हैं। तो राज्यसभा के पास इसमें जब जाएगा तो राज्यसभा में इस पर केवल विचार विमर्श या चर्चा की जाती है, जिसकी अधिकतम अवधि 14 दिन है। ये पूछा गया प्रश्न है। अधिकतम 14 दिन में डिस्कस करेगी राज्यसभा, और डिस्कस करने के बाद इसके ऊपर राज्यसभा में पहले ही बता चुका हूँ, धन विधेयकों पर राज्यसभा में मतदान नहीं होता है। तो राज्यसभा बिना मतदान किए हुए ही ये वापस जो है विधेयक वापस लोकसभा के पास आएगा और ये माना जाएगा कि राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। और मान लीजिए राज्यसभा मतदान करे तो भी वहाँ पारित ही होगा। राज्यसभा को इसे अस्वीकार करने या इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यसभा से आने के बाद विनियोग विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जैसा कि एक कानून के बारे में होता है कि दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, उसकी स्वीकृति मिलने यानी हस्ताक्षर होने के बाद विनियोजन विधेयक एक कानून बन जाता है और सरकार को धन खर्च करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक है। अनुदान मांगों पर चर्चा होने का मतलब है कि अनुदान वो राशि उस विभाग के लिए उपलब्ध हो गई है, लेकिन उसको खर्च करने का अधिकार तब मिलेगा जबकि विनियोग विधेयक पारित होता है। और विनियोग विधेयक क्या है? विनियोग विधेयक सभी अनुदान मांगों का सम्मिलित रूप है। लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा से राज्यसभा जाता है, राज्यसभा में इस पे केवल डिस्कशन होता है 14 दिन के लिए, और उसके बाद इसको जो है पारित मान लिया जाता है। जब दोनों सदनों से ये पारित हो जाता है तो इसको भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब इस पे हस्ताक्षर कर देता है तो उसी दिन से खर्च करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। अगला जो बिंदु है वो है फाइनेंस बिल वित्त विधेयक। अनुच्छेद 265 के अनुसार कानून के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है न ही एकत्र किया जाए। सरकार कोई भी कर नहीं लगा सकती जब तक कि संसद द्वारा उसको स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। तो कर लगाने के लिए जो प्रस्ताव बनाए जाते हैं उन प्रस्तावों को वित्त विधेयक कहते हैं, फाइनेंस बिल कहते हैं। तो अतः इसकी अनुपालना में करों से संबंधित प्रस्तावों को वित्त विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस विधेयक में सरकार लोकसभा में प्रस्तुत करों को घटाने या समाप्त करने के प्रस्ताव स्वीकार कर सकती है। यानी कि यदि संसद में कोई सदस्यों की तरफ से यह प्रस्ताव आता है कि इस कर को कम कर दीजिए या घटा दीजिए, तो वो प्रस्ताव सरकार स्वीकार कर सकती है। लेकिन करों को बढ़ाने की शक्ति तो लोकसभा के पास भी नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी जब फाइनेंस बिल प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें किसी प्रकार किसी कर को कम करने का प्रस्ताव लोकसभा स्वीकार कर सकती है और लोकसभा उस कर को कम कर सकती है या समाप्त भी कर सकती है। लेकिन जैसा फाइनेंस बिल में राशि कर के लिए बताई गई है उसको और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव आता है लोकसभा में, तो वो जैसे मान लीजिए 10% की दर से कोई कर लगाने की बात कही गई है और लोकसभा ये प्रस्ताव लाती है, लोकसभा में सदस्य प्रस्ताव लाते हैं कि इसको 9% कर दिया जाए, तो बिल्कुल ये कर सकती है लोकसभा। लेकिन इसको 11% कर दिया जाए, ये शक्ति तो लोकसभा के पास भी नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। करों को घटाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसा कि वो फाइनेंस बिल में है वैसे ही रहेंगे। लोकसभा में पारित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष इसे भी धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करके राज्यसभा में भिजवाता है।
राज्यसभा, जैसा कि पहला उल्लेखित हो चुका है, राज्यसभा केवल इस पर चर्चा कर सकती है, वो भी कितने दिन, 14 दिन, और अस्वीकार इसको नहीं कर सकती। यहाँ से आने के बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है और इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर यह कानून बन जाता है तथा सरकार को कर यानी आय संग्रह का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है, विनियोग विधेयक और इसमें वित्त विधेयक में वित्त विधेयक करों से संबंधित है, विनियोग विधेयक व्यय से संबंधित है, लेकिन दोनों ही धन विधेयक के ही उदाहरण है और धन विधेयक लोकसभा में ही पारित होते हैं, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में केवल उन पर डिस्कशन होता है। और एक लास्ट पॉइंट देखिए इसी में धन विधेयक से संबंधित, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट, ये कानून है 1931 में बना हुआ, अंग्रेजों के समय का कानून है, के अनुसार संसद में प्रस्तुत करने के 75 दिनों के भीतर इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति इस वित्त विधेयक को असीमित समय, वैसे ये कहा गया है कि राष्ट्रपति कितने समय में हस्ताक्षर करेगा, इसका जो है कानून विधेयक पर कितने समय में हस्ताक्षर करेगा, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन इसके बारे में है कि 75 दिनों के अंदर अंदर राष्ट्रपति को भी इसको स्वीकार करना होगा। यानी ये हम देख चुके हैं पहले कि राष्ट्रपति किसी जो विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है उसे वह या तो हस्ताक्षर कर दे या पुनर्विचार के लिए लौटा दे, लेकिन धन विधेयकों में पुनर्विचार के लिए लौटाने की स्वीकृति राष्ट्रपति को नहीं दी गई है। यानी राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर ही करेगा, स्वीकार ही करेगा। उल्लेखनीय है कि विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों धन विधेयक है जिनका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 110 में, अतः राष्ट्रपति इनको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बजट संसद में प्रस्तुत होने के बाद उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है संसद में, ये समझा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ज़रूर याद करें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।